हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडुको क्लासेस। माय नेम इज मनीष और आप देख रहे हैं एडुको क्लासेस को। बच्चे, आज हम बात करेंगे इस क्विक रिवीजन सीरीज में जियोग्राफी चैप्टर्स रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाली है। एग्जाम्स के पहले आप इस वीडियो को ज़रूर देखो ताकि आपके एग्जाम्स में उन सारे पॉइंट्स को आप लिख सको। इस वीडियो के माध्यम से मैं उन सारे की पॉइंट्स को आपको अवेलेबल करवा रहा हूं जो आप इसके हेल्प से आप अपनी एग्जाम्स की कॉपी में लिख सकते हो। कम समय में ज़्यादा कंटेंट आपको टू द पॉइंट्स में प्रोवाइड कर रहा हूं। इस वीडियो को अंत तक देखना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि आपकी एक शेयर मुझे मोटिवेट करता है और मैं नेक्स्ट वीडियो डालने के लिए मोटिवेट हो जाता हूँ। बिना डिले के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें हम डिस्कस करेंगे रिसोर्स क्या होती है, उसकी डेवलपमेंट, प्लानिंग क्या होनी चाहिए इंडिया में रिसोर्स को बचाने के लिए, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज देखेंगे एंड देन लैंड रिसोर्सेज। फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे सॉइल की फॉर्मेशन को, कितने टाइप्स के सॉइल्स होते हैं, इन सारे को डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ उन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम्स में आने वाली है। मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूँ कि ये क्वेश्चन आप देख लो और यहाँ से क्वेश्चन आपके 100% बोर्ड में आएंगे तो आएंगे। तो बिना डिले के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बच्चे, सबसे पहले हम जानते हैं कि रिसोर्स होती क्या है। तो जो हमारे इन्वायरमेंट में जो एवरीथिंग अवेलेबल होता है, जो सब कुछ अवेलेबल होता है, जो हमारे नीड को सेटिस्फाई करता है, जो टेक्नोलॉजिकली एसेसेबल होता है, जिससे हम निकाल सकते हैं, मतलब जो हमारे इन्वायरमेंट में जो अवेलेबल है, जिसको टेक्निकली जो डेवलप हुआ है उसको हम निकाल सकते हैं, पॉसिबल है निकालने के लिए, या इकोनॉमिकली फिजिबल। इकोनॉमिकली फिजिबल कहने का सेंस है कि मान लेते कोई रिसोर्स है, अगर निकालने में उससे ज़्यादा, उसकी वैल्यू से ज़्यादा अगर निकालने में प्रोसेस में खर्च होता है तो उस टाइप का रिसोर्स को हम नहीं रिसोर्स कहेंगे, निकालेंगे ही नहीं। ठीक है, कल्चरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए, यानी कोई भी रिसोर्स हम तब निकालेंगे जब किसी मास कम्युनिकेशन यानी मास पीपल को ज़्यादा अफेक्ट ना हो, उससे कोई प्रॉब्लम्स नहीं हो, उस टाइप की चीज़ों को हम रिसोर्स कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो बात समझ में आएगी। यानी आप लिखोगे एवरीथिंग इज अवेलेबल in our environment that we use to satisfy our needs, okay, or that is technologically accessible, economically feasible and culturally acceptable। ये सारी चीज़ों को हम रिसोर्स कहेंगे बच्चे। ठीक है बच्चे, इस रिसोर्स को हम क्लासिफाइड करेंगे बेस्ड ऑन ओरिजिन के बेस पर, बेस्ड ऑन एग्जिस्टिबिलिटी के बेस पर, ओनरशिप के बेस पर और स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के बेस पर। बच्चे, यहाँ पर जो आपको हम बता दें कि ओरिजिन के बेस पर दो होता है, बायोटिक और एबायोटिक। बायोटिक में जैसे कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, फ्लोरा फाउना। फ्लोरा इन द सेंस कहने का मतलब हो गया कि वेजिटेशन, प्लांट्स, और फाउना इन द सेंस आपका हो गया लाइव स्टॉक्स, एनिमल्स, ये सारी चीज़ें। बायोटिक, एबायोटिक में आपका रॉक्स हो जाएगा, मिनरल्स हो जाएगा, सॉइल हो जाएगा, ये सारे एबायोटिक्स में आते हैं बच्चे। वाटर हो जाएंगे। ठीक है, दूसरा हम बात करेंगे एग्जहस्टिबिलिटी का। एग्जस्टिबल का मतलब होता है जो, मतलब या तो रिन्यू कर सकते हो या नॉन रिन्यू कर सकते हो, है ना। जो स्टोर्ड है, जो मतलब स्टोर्ड है तुरंत ख़त्म हो जाएगा, या फिर डे टू डे लाइफ में हम एक समय के बाद ख़त्म हो जाएगा। और कुछ ऐसे होते हैं जिसको हम काफ़ी लंबे समय तक यूज कर सकते हैं, जो ख़त्म होने वाला नहीं है। तो रिन्यूएबल में वाटर हो जाएगा, फॉरेस्ट हो जाएगा, वाइल्ड लाइफ हो जाएगा। इसमें हम दो कैटेगरी करेंगे, एक कंटिन्यूस और फ्लो, जैसे कि विंड और वाटर आ जाएगा, और एक बायोलॉजिकली। नॉन रिन्यू में हो जाएगा फॉसिल्स फ्यूल्स, जिसको हम मतलब काफ़ी समय लगते हैं इसको बनने में, करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। जैसे कि रिसाइकल हो जाएगा, है ना, नॉन रिसाइकल मेटल रिसाइकलिंग करके इसको यूज हम कर सकते हैं, है ना। जो नॉन रिसाइकल हो सकता है, जैसे फॉसिल्स फ्यूल जो होता है, जैसे क्रूड ऑयल्स की हम बात कर रहे हैं, है ना, उसको आप रिसाइकल नहीं कर सकते। तो ये आपका बेस्ड ऑन एग्जिस्टिबिलिटी में आ जाएगा। ओनरशिप में हम दो कैटेगराइज करेंगे, पहला तो इंडिविजुअल, दूसरा कम्युनिटी, फिर नेशनल और इंटरनेशनल, चार कैटेगराइज कर देंगे। तो पहले हम जानेंगे इंडिविजुअल। किसी भी रिसोर्स पर अगर मान लेते हैं कि आपका घर है, आपका प्लॉट है, आपका वेल्स है, तो उस पर अगर आपकी ओनरशिप है, आपकी पर्सनल अधिकार है, तो डैट मीन्स ये आपका होगा रिसोर्स, है ना। जैसे कि प्लॉट आप खरीदते हो, प्लॉट को खरीद कर आप रेंट पर लगाते हो, उससे आप इनकम करते हो, तो वो आपका रिसोर्स हो गया, क्योंकि आप उससे आप पैसे कमा रहे हो, अपने लाइफ स्टाइल को एक्सपेंड कर रहे हो। कम्युनिटी, जैसे कि कुछ ऐसे होते हैं रिसोर्सेज, जैसे पब्लिक पार्क हो गए, ब्यूरियल ग्राउंड्स हो गए, है ना।
तो जिससे क्या होते हैं, पब्लिक प्लेस पर हम लोग पैसे देते हैं, है ना, उसको खरीदते हैं, जिसका यूज़ पब्लिक मिलकर एक मास कम्युनिकेशन, एक मास पीपल यूज करता है ना। पार्क हो गया जिसमें हम लोग फंडिंग करते हैं, तो इस प्रकार की चीज़ों को हम लोग पब्लिक ओनरशिप कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेशनल। नेशनल में मिनरल्स, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ। इंटरनेशनल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम बात करेंगे एटमॉस्फेयर, ओशियन, है ना। इंटरनेशनल जैसे कि आपका जो इंटरनेशनल लेवल पर आपका सी की बात करते हैं, ओशियन की बात करते हैं कि 200 से 200 न्यूटिकल माइल से ऊपर में जो होता है एरिया, वो इंटरनेशनल एरिया में आ जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को, दूसरा हम बात करेंगे स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, जैसे कि पोटेंशियल में आ जाएगा, ऑन डेवलप्ड हो जाएगा, और स्टॉक और रिजर्व। तो ये सारा चीज़ें आपका स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट में आएगा। पहला पोटेंशियल, दूसरा डेवलप्ड, तीसरा स्टॉक और थर्ड रिजर्व्स। तो पोटेंशियल जैसे कि विंड और सोलर एनर्जी, टाइडल जो ज्वार भाटा कहते हैं, जियो थर्मल एनर्जी, ये सब पोटेंशियल में आ जाएगा। डेवलप्ड में कोल, वाटर, मिनरल्स, और स्टॉक में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और रिजर्व जो वाटर और फॉरेस्ट, ठीक है। अब ये सारी चीज़ों को हम कैसे प्लानिंग करें, रिसोर्स प्लानिंग, जैसे कि आइडेंटिफाई करेंगे, फिर उसको सर्वे करेंगे, फिर उसको एक प्लान के तहत प्रिजर्व करने की कोशिश करेंगे, है ना। तो बहुत सारे टेक्नोलॉजी को यूज करेंगे, इंस्टीट्यूशन का यूज करेंगे, बहुत सारे लोग इसमें इसको प्रिजर्व करने के लिए यूज होते हैं। दूसरी बात करेंगे, जो रिसोर्सेज हमारे देश में होते हैं उसको हम इंटरनेशनल लेवल पर डेवलप करने के लिए हम लोग सोचते हैं, उससे हम लोग मैचअप करते हैं। तो इस तरीके से चीज़ें हम लोग देखें। अब इसको वन बाय वन करके फटाफट देख लेते हैं। पहला हम देखेंगे बायोटिक रिसोर्स। तो बायोटिक रिसोर्सेज आपको मैंने बता दिया कि फ्लोरा, फाउना, फिशरी, लाइव स्टॉक बायोटिक रिसोर्स में आएगा। ए बायोटिक रॉक्स, मेटल्स, है ना, वाटर, माउंटेन, ये सभी रिन्यूएबल बता दिया मैंने आपको। बच्चे नेशनल रिसोर्सेज अगर लिखने के लिए एग्जाम्पल आएगा तो आप लिखोगे रोड्स लिख दोगे, कैनल्स, रेलवे, मिनरल्स, वाटर रिसोर्सेज, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, लैंड, है ना। और जो बाउंड्री, जो मतलब पॉलिटिकल बाउंड्री जो होता है ओसेनिक एरिया में, अगर 12 न्यूटिकल माइल यानी 22.2 किलोमीटर से जो कोस्टल एरिया से इतना किलोमीटर के अंदर में जो एरिया रहता है वो आपका नेशनल रिसोर्सेज में आता है। 24 नॉटिकल माइल यानी 44.4 किलोमीटर ये आपका इंटरनेशनल रिसोर्सेज में आता है। ये सब चीज़ों को याद रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑन द बेसिक्स ऑफ द स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। इसमें मैंने आप लोगों को बताया पोटेंशियल और डेवलप्ड रिसोर्स। तो पोटेंशियल में होता है कि जो रीजन्स में मिलता है ना, जिसको हम विच हैव नॉट बीन यूटिलाइज, जिसको हम यूटिलाइज नहीं कर सकते। जैसे कि बहुत सारे मतलब चीज़ें अवेलेबल है, लेकिन जितनी यूटिलाइज करनी चाहिए उतने यूटिलाइज हम लोग नहीं कर पा रहे। जैसे कि राजस्थान और गुजरात की अगर हम बात करें तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है, जैसे कि सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी, लेकिन जितने हमें यूज करना चाहिए उतनी यूज नहीं कर रहे हैं, और इसके वजह से वहाँ पर क्या हो जा रही है, वेस्ट हो जा रहा है चीज़ों को। डेवलप्ड रिसोर्सेज का मतलब होता है कि सर्वे एंड जिसकी क्वालिटी और क्वांटिटी को हम लोग डिटरमाइन करते हैं और उसको यूटिलाइज करते हैं, मतलब क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों होनी चाहिए, और जिसको निकालने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी अवेलेबल है ना। तो इस टाइप के रिसोर्सेज को डेवलप्ड रिसोर्सेज कहते हैं। काफ़ी अच्छे से समझो क्योंकि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। स्टॉक रिसोर्सेज क्या होते हैं इसको देखते हैं। मतलब स्टॉक्स रिसोर्सेज उससे कहते हैं जो इन्वायरमेंट में अवेलेबल है, जो मटेरियल्स हमारे ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई कर रहा है, बट उस रिसोर्सेज को निकालने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। जो स्टॉक है, जैसे वाटर इज अ कंपोनेंट, वाटर जैसे कि दो गैस से मिलकर बनता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन को हमको मालूम है कि हमारा एनर्जी के लिए काफ़ी बेस्ट रिसोर्स है, बट वी डू नॉट हैव एडवांस टेक्नोलॉजी कि उसको निकालना कैसे, उसको यूटिलाइज कैसे करना है ना। कैसे करना है ये तो पता है, लेकिन कैसे निकालना ये नहीं मालूम है। इस प्रकार के रिसोर्सेज को स्टॉक कहते हैं, ठीक है, स्टॉक रिसोर्सेज। रिजर्व रिसोर्सेज में वैसे रिसोर्स को कहते हैं जिसका फ्यूचर में रिक्वायरमेंट होगा। मतलब कह सकते हैं कि अगर रिवर वाटर की बात करते हैं तो इसको जनरेटिंग हम लोग जनरेट करते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर को जनरेट करने के लिए। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर को जनरेट करने के लिए हम लोग वाटर का यूज करते हैं, लेकिन जो प्रेजेंटली इट इज़ बीइंग यूटिलाइज ओनली अ लिमिटेड एक्सटेंट, है ना। द वाटर इज़ इन डैम, फॉरेस्ट, ये सब चीज़ें बनाकर हम उसका यूटिलाइज कर रहे हैं ना। तो इस तरह का उसको हम प्रिजर्व भी करें, रिजर्व भी करके रख रहे हैं ताकि उनके फ्यूचर में यूटिलाइज किया जा सके। क्योंकि परसेंटेज हमको पता है कि वाटर की बहुत कम है, तो इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, उसको रिजर्व करके रखते हैं। तो इस प्रकार के रिसोर्सेज को रिजर्व रिसोर्सेज में डालते हैं, है ना। अगर हम बात करें डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, हमें मालूम है कि रिसोर्सेज जो हमारे हैं
कुछ रिन्यू हो सकते हैं, कुछ नॉन रिन्यू। तो ज़्यादातर जो है ना रिन्यू नहीं होते, नॉन रिन्यूएबल है। तो नॉन रिन्यूएबल हमें ये पता है कि वो स्टॉक वे में है। तो हम क्या कर रहे हैं कि अपने ग्रीडीनेस की वजह से, अपने जो हमारी जो डिजायरनेस जो बढ़ रही है, इस वजह से हम रिसोर्सेज को मिसयूज कर रहे हैं। और मिसयूज करने की वजह से हमारा रिसोर्सेज डे टू डे लाइफ में जल्दी ख़त्म हो रही है, बहुत लिमिट रह गया है। बहुत सारे इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशंस के वजह से भी ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लीशन, एनवायरनमेंट पॉल्यूशन, लैंड डिग्रेडेशन, इस सभी कुछ ह्यूमन मेड की एक्टिविटी की वजह से, कुछ नेचुरल एक्टिविटी की वजह से। जो मैंने आपको बताया नेचुरल एक्टिविटी है, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लीशन, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, इन सब की वजह से भी क्या हो रहा है, रिसोर्सेज डिमोलिश्ड हो रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी आपका। अब हम बात करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। तो दोस्तों बच्चे, सस्टेनेबल जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है कि वी शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट। हम रिसोर्सेज को एक्वायर्ड करते हैं, हम अपनी नीड को फुलफिल करते हैं। अगर वैसे रिसोर्स को हम अपनी नीड को फुलफिल करते हैं बिना एनवायरनमेंट को डैमेज किए हुए, है ना, तो उस प्रकार के सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। यानी हम इन्वायरमेंट को इफेक्ट नहीं करेंगे और हम रिसोर्सेज का यूज करेंगे, तो इस प्रकार के डेवलपमेंट को सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहेंगे। क्लियर है? चलो आगे देखते हैं। इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया में काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलता है। इस वजह से रिसोर्सेज की प्लानिंग करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, कहीं पर रिसोर्सेज की परसेंटेज बहुत ज़्यादा है, कहीं पर रिसोर्सेज होने के बाद भी हम काफ़ी निकाल नहीं पाते हैं। ठीक है, जैसे कि राजस्थान की अगर हम बात करें, जैसे कि सियाचिन ग्लेशियर की बात करें, लद्दाख की बात करें, है ना, तो ये सारे जगह पर हिली एरियाज होने की वजह से, फ्री जोन होने की वजह से, डेजर्ट एरिया होने की वजह से हम रिसोर्सेज को निकाल नहीं पाते। इस वजह से हमारे जो प्लानिंग है रिसोर्सेज डेवलपमेंट के, रिसोर्सेज की प्लानिंग है, उसको प्रिजर्व करना है, प्लानिंग अच्छे से उसे करके हमें उसे बचाना है। ठीक है, तो अब हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि रिसोर्सेज प्लानिंग में इंडिया में इम्पॉर्टेंट रोल, हम लोग प्लानिंग क्या क्या करें, कैसे रिसोर्सेज को हम लोग बचा सकते हैं। समझ में आ रही बात है? पहले हम रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई करेंगे, सर्वे करेंगे और उस हिसाब से उसका यूटिलाइज करेंगे। फिर उस सारे टेक्नोलॉजी को हम लोग यूज करेंगे जिससे क्या हो सके, रिसोर्सेज को प्रिजर्व कर सके, वेस्ट होने से बचा सकते हैं, है ना। हम अपने जो टेक्नोलॉजी है वर्ल्ड के टेक्नोलॉजी के साथ मैचअप कर सकते हैं, है ना। ये सारे इस तरीके से हम अपने रिसोर्सेज को प्रिजर्व कर सकते हैं, बचा सकते हैं। क्लियर है? फर्स्ट कुछ प्लानिंग बनाएंगे, जैसे कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान लॉन्च करेंगे, जिसके तहत हम प्लानिंग करेंगे कैसे रिसोर्सेज को बचाना है और कहाँ पर कितना यूज करना है जिससे वेस्ट ना हो सके रिसोर्स। क्लियर है? इसी पे गांधी जी का कोटेशन था कि उन्होंने कहा था कि देयर इज़ एनफ फॉर एवरीबॉडी। रिसोर्सेज इतना है कि लोग यूज कर सकते हैं, लेकिन उन सारे लोग के लिए रिसोर्सेज कम पड़ जाएंगे जो ग्रीड है, यानी नॉट फॉर एनीबॉडी ग्रीड, यानी ग्रीड के लिए रिसोर्सेज एनफ नहीं होंगे, पर्याप्त नहीं हो पाएंगे। इस तरीके से कोट के साथ अब आप स्टार्ट कर सकते हैं, है ना। लैंड रिसोर्सेज की अगर हम बात करें, लैंड एक नेचुरल रिसोर्स है जिसमें हम सारे एक्टिविटी, सारे जो इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं वो लैंड पे ही करते हैं, है ना। जैसे कि वेजिटेशन हो गया, वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन लाइफ, इकोनॉमिक एक्टिविटी, कम्युनिकेशन सिस्टम, ये सारे चीज़ें एक्टिविटी हम लोग लैंड रिसोर्स पे करते हैं। ठीक है, इसके बहुत सारे रिलीफ फीचर्स है, जैसे कि मतलब कह सकते हैं कि रिलीफ फीचर्स बोले तो लैंड का जो स्ट्रक्चर कैसा है, तो माउंटेन वे में लैंड है, अवेलेबल है, प्लेट्यू है, प्लेन्स है, आइलैंड है। तो ज़्यादातर इस तरीके की चीज़ें आपको देखने को मिल जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो 43% जो है लैंड एरिया है, प्लेन एरिया। ठीक है, 30% आपका टोटल सरफेस में, अगर माउंटेन एरिया की अगर हम बात करें तो 30% है। प्लेन एरिया कितना बताया मैंने? 43%। माउंटेन एरिया कितना बताया मैंने? 30%। ओके, प्लेटू एरिया कितना है? 27% प्लेटू एरिया। इस सारी चीज़ें हम लोग, जिसमें फॉसिल्स फ्यूल्स, फॉरेस्ट, मिनरल्स वगैरह आपका अवेलेबल है ना। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। बच्चे कुछ लैंड जो है ना वो फॉरेस्ट के लिए यूज़ किया जाता है, मैंने लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन के लिए यूज़ किया जाता है ना। कुछ अदर कल्टीवेटेड लैंड है, कुछ फॉलो लैंड्स है, नॉट सोन एरिया है। तो देखते हैं, तो फॉरेस्ट तो आपको पता है लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, जो लैंड कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल नहीं है उसको बैरन या वेस्टलैंड कहते हैं, है ना। कुछ लैंड नॉट फॉर एग्रीकल्चर, जिस पर हम लोग बिल्डिंग बनाते हैं, जिस पर हम लोग रोड्स बनाते हैं, फैक्ट्रीज बनाते हैं ना, तो इस टाइप के लैंड को नॉट फॉर एग्रीकल्चर, नॉट फॉर कल्टीवेशन कहेंगे। ठीक है, जैसे कि अदर अनकल्टिवेटेड लैंड में जैसे आपका 3 कैटेगराइज कर सकते हैं, परमानेंट पास्चर एंड ग्रेजिंग लैंड।
जो जिसमें हम लोग गाय भैंस के लिए उपयोग में लाते हैं, उनको चराने के लिए, ग्रेजिंग करने के लिए। कुछ कल्चरेबल वेस्ट लैंड होते हैं, है ना, अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 एग्रीकल्चर, मतलब 5 साल तक उस पर खेती हम लोग नहीं किए हैं, इस वजह से वो लैंड काफ़ी कल्चरेबल वेस्ट हो गया है। कुछ लैंड अंडर ट्री क्रॉप्स नॉट इंक्लूड नेट सोन एरिया, है ना, तो ट्री क्रॉप्स, उसमें ट्री वगैरह काफ़ी ज़्यादा ग्रो होते हैं उस टाइप के लैंड को, जिसको हम लोग खेती के पर्पज़ से यूज़ नहीं करते, एज अ जंगल के रूप में यूज होता है, ऐसे बोल सकते हैं। फिर उसके बाद हम बात करेंगे फैलो लैंड्स में करेंट फैलो और एक अदर देन करेंट फैलो होता है। तो करेंट फैलो में हम लोग बात कर देंगे कि अनकल्टिवेटेड फॉर लेस देन 1 एग्रीकल्चरल, यानी 1 साल तक हम उस पर लैंड पर खेती नहीं किए हैं, 1 साल गैप करके, है ना, मतलब छोड़ देते हैं, उसके बाद यूज करते थे, इस तरीके का मतलब उसमें न्यूट्रिशंस रहती है, ऐसा नहीं है। अदर देन करेंट फैलो लैंड में हम लोग जिसको हम 5 साल तक बिना खेती किए छोड़ दिए हैं, तो इस टाइप के लैंड में थोड़ा फर्टिलिटी रेट कम हो जाती है, नेट सोन एरिया हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। इंडिया में अगर हम बात करें तो जोग्राफिकली एरिया जो इंडिया है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर आपका। इसी लैंड को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक फिजिकल फैक्टर्स, जो लैंड का यूज होता है वो एक फिजिकल फैक्टर के थ्रू, और ह्यूमन फैक्टर। फिजिकल फैक्टर में टोपोग्राफी मतलब क्लाइमेट, सॉयल, टोपोग्राफी जैसे माउंटेन हो गया, प्लेट्यू हो गया, प्लेन एरिया हो गया, क्लाइमेट हो गया, सॉयल टाइप्स हो जाएंगे। और पॉपुलेशन, ह्यूमन फैक्टर्स में पॉपुलेशन डेंसिटी, टेक्नोलॉजिकली कैपेबिलिटी, कल्चरल एंड ट्रेडिशन, ये सारा चीज़ें जो होती है फैक्टर जो लैंड को अफेक्ट करता है और अपने तरीके से यूज करता है। ठीक है, तो 90% जो है टोटल लैंड जोग्राफिकली एरिया जो यूज किया जाता है, और कुछ परसेंटेज को छोड़कर असम का कुछ एक्साइटेड पार्ट और कश्मीर का जो मतलब कंट्रोवर्सी है, पाकिस्तान और चाइना ऑक्युपाइड कर रखे हैं। ठीक है, आगे देख। नेट सोन एरिया जो होता है जैसे कि वेरी करता है स्टेट बाय स्टेट, जैसे कि कुछ कल्टीवेटेड, किसी स्टेट में कल्टीवेटेड एरिया काफ़ी ज़्यादा है, किसी स्टेट में कल्टीवेटेड एरिया कम है ना। तो ये डिपेंड करेगा, इसकी वेरी करेगा स्टेट बाय स्टेट। जैसे कि 80% जो टोटल एरिया है पंजाब और हरियाणा का, वो, और अरुणाचल और प्रदेश में 10% है। पंजाब और हरियाणा में 80% पर कल्टीवेट किया जाता है, कंपेयर टू अरुणाचल और प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, अंडमान एंड निकोबार। तो इस तरीके का चीज़ें, मतलब फॉरेस्ट एरिया जो है हमारे, अगर बात करें तो लोअर पाया जाता है, कम है, 33% होनी चाहिए लेकिन है नहीं, है ना। ये 1952 के डेटा के अकॉर्डिंग मैंने बताया। वेस्टलैंड जो होता है जिसमें रॉकी एरिया, डेजर्ट एरिया आता है, जिसमें आपको मैंने बताया नॉन एग्रीकल्चरल के लिए यूज होता है, जैसे रोड, रेलवे, इंडस्ट्री सब बनाए जाते हैं। जो एग्रीकल्चरल लैंड नहीं होते हैं उस टाइप के लैंड पर इस टाइप से चीज़ें बनाई जाती है। ठीक है, अब लैंड डिग्रेडेशन कैसे होता है, तो दो तरीके से होता है, एक नेचुरल होता है और एक ह्यूमन एक्टिविटी होता है। ह्यूमन एक्टिविटी में जैसे कि डिफॉरेस्टेशन हो जाएगा, ओवर ग्रेजिंग हो जाएगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें, ओवर ग्रेजिंग में अगर देखें जाए गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में ये ज़्यादा मतलब लैंड डिग्रेडेशन का केसेज आता है ओवर ग्रेजिंग की वजह से। क्लियर है। अगर हम झारखंड की बात करें तो कुछ माइनिंग निकालने की वजह से डिग्रेडेशन होती है, लैंड डिग्रेड करता है। झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, ये सारे जगह पर लैंड डिग्रेडेशन का कारण बन जाता है। ओवर इरीगेशन जैसे कि पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, यहाँ पर लैंड डिग्रेडेशन कैसे होता है, ओवर इरीगेशन की वजह से होता है, वाटर लॉगिंग की वजह से होता है। ठीक है, वहाँ पर सैलिनिटी और एल्काइनिटी जो सॉइल की बढ़ जाती है ना, इस तरीके की चीज़ें लैंड डिग्रेडेशन होता है। ठीक है, अभी डिग्रेडेशन को सोल्यूशन क्या है भाई, तो फॉरेस्टेशन करना है, प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग करनी है, प्लांटिंग लगानी है, शेल्टर बेल्ट ऑफ प्लांट करना है। प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट क्या होता है हम पढ़ाएंगे आगे। कंट्रोल ऑन ओवर ग्रेजिंग, है ना, ओवर ग्रेजिंग पर कंट्रोल करनी है। स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स बाय ग्रोइंग थ्रोनी बुशेज, जैसे जो आप चले जाओगे डेजर्ट एरिया में तो वहाँ सैंड ड्यून्स आते हैं, तो वहाँ पर इस वजह से उसको रोकने के लिए थ्रोनी प्लांट को, बुशेस, थ्रोनी बुशेस टाइप के प्लांट को लगाना है। ठीक है, प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्टलैंड करना है, वेस्टलैंड के मतलब वेस्ट ना हो उसको हम लोग बचाना है, प्रॉपर मैनेजमेंट करनी, कंट्रोल ऑफ माइनिंग एक्टिविटी, माइनिंग एक्टिविटी ज़्यादा नहीं हो उसको कंट्रोल करनी है, प्रॉपर डिस्चार्ज एंड डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस एंड वेस्ट आफ्टर ट्रीटमेंट, ये सारी चीज़ों को हमें बचाना है। अब हम बात करें सॉइल का, तो सॉइल एक रिसोर्सेज है। दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल, ऑलिवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल, लेटराइट सॉइल, एरिड सॉइल, तो ये सारी चीज़ें सॉइल का टाइप्स है।
बच्चे, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि किस सॉइल का कितनी इंपॉर्टेंट है। सॉइल एक लिविंग सिस्टम है ना। इसको बनने में मिलियन ईयर्स लग जाते हैं। इसका अलग अलग रिलीफ पैरेंट रॉक को ही बेड रॉक्स भी कहते हैं। क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड अदर फॉर्म्स जो होता है ये इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं जो सॉइल को बनने में हेल्प करता है ना। अलग अलग जगह पर अलग अलग टाइप के पैटर्न्स मिलते हैं, कलर्स मिलते हैं, और सभी डिपेंड करता है उसके टेम्परेचर, उसके एक्शन ऑफ रनिंग वाटर, विंड एंड ग्लेशियर के बेस पर, ठीक है, सॉइल की कलर डिसाइड होती है। सॉइल जो होता है जिसमें कंसिस्ट करता है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल, जैसे कि ऑर्गेनिक मतलब ह्यूमस होता है, ठीक है। तो हम ये सारे चीज़ों को मतलब जो सॉइल का जो फॉर्मेशन में, कलर्स में, थिकनेस में और ये सभी फिजिकल प्रॉपर्टीज में जो होता है वो सारे बहुत सारे फैक्टर जैसे टेम्परेचर हो गया, केमिकल्स हो गया, वहाँ का जोग्राफिकल कंडीशन हो गया, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, इसका वीडियो मैंने पहले ही बना रखा है, आप देख लेंगे। अब हम शॉर्ट में फटाफट आपको करा देते हैं अलुवियल सॉइल के बारे में। नॉर्दर्न प्लेन जो है ना बच्चे, ऑलिवियल सॉइल से बने हुए हैं। नॉर्दर्न प्लेन्स ऑलिवियल सॉइल से बने हैं, ठीक है। ये जो हिमालयन रिवर से डिपॉजिटेड हुआ है हिमालयन रीजन में, जैसे इंदस हो गया, गंगा हो गया, ब्रह्मपुत्र हो गया, ठीक है। अगर हम बात करें ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में, तो वहाँ पर भी कुछ नदी से ही एक होकर लेकर आए हैं, जैसे कि महानदी रिवर के किनारे, कृष्णा नदी के किनारे, गोदावरी रिवर, कावेरी रिवर के किनारे आपका ऑलिवियल सॉइल देखने को मिल जाता है बच्चे, ठीक है। ऑलिवियल सॉइल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इसकी कंसिस्टेंसी, इसकी फीचर्स की बात करें तो ये सैंड होता है, सिल्ट होता है और क्ले होता है। ध्यान रखेंगे ऑलिवियल सॉइल जो होता है इसकी प्रोपोर्शन कैसा होता है, सैंड होता है, सिल्ट होता है और क्ले होता है, ठीक है। और ये जो ऑलिवियल सॉइल जो डिस्क्राइब्ड ऑन द बेसिक्स ऑफ देयर एज के बेस पर हम लोग डिस्क्राइब कर सकते हैं। जैसे कि अगर वांगर रहा तो ओल्ड ओल्ड टाइप का सॉइल अगर दिखेगा तो वांगर कहलाएगा। अगर खादर है इसका मतलब न्यू टाइप का सॉइल है। तो इस तरीके से बांगर और खादर में हम लोग इसको डिफाइन कर देते हैं, ठीक है ना। अब हम बात करें कि जैसे कि वांगर को कैसे आप पहचानोगे। वांगर पहचानने के लिए आपको क्या करना होगा, तो इसको भी देख लेते हैं बच्चे। बच्चे जो बांगर होते हैं ना वो कंकर होते हैं, मतलब खादर्स के कंपेरिजन में जो बांगर्स होते हैं हायर कंसंट्रेशन होता है, हायर कंसंट्रेशन कंकर की बात कर रहे हैं। लेस फर्टाइली होता है खादर से, इसमें फर्टाइलीनेस जो होता है ना, उपजाऊ जो होती है वो काफ़ी कम होती है। अगर हम खादर की बात करें बच्चे तो ये लेस कंसंट्रेशन होता है, ठीक है, और इसमें फर्टाइली रेट काफ़ी ज़्यादा होता है। चलिए अब इसके बाद फटाफट हम लोग ब्लैक सॉइल पर आते हैं, ठीक है। ब्लैक सॉइल के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। अगर हाँ एक चीज़ और जान लो ऑलिवियल के बारे में कि इसमें कौन कौन सा क्रॉप्स ग्रो करते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें ग्रो शुगर केन करते हैं, जिसमें गन्ना कहते हैं, पैडी, व्हीट एंड अदर सीरियल्स, पल्स क्रॉप्स, ये सभी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्रॉप्स को हम ग्रो करते हैं, ठीक है। बच्चे ब्लैक सॉइल जो कलर में तो ब्लैक होता है और इसको रेग्यूर सॉइल भी कहते हैं, इसको रेग्यूर सॉइल कहते हैं, ठीक है। और इसमें और ध्यान देंगे कि ये जो सॉइल होता है जनरली कॉटन के लिए काफ़ी ज़्यादा आइडियल माना जाता है, और ब्लैक सॉइल को ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहा जाता है। ये सारे पॉइंट्स को आप माइंड में सेट करके रखो, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं बच्चे। ये वोल्केनिक लावा से ये मेड अप होता है, और आगे हम बात करेंगे कि ये डेक्कन ट्रैप बेसाल्ट रीजन में ये पाया जाता है, ठीक है। और नॉर्थ वेस्ट में ये फैल जाता है। डेक्कन प्लेटू साइड में आप देखोगे ये ज़्यादातर ब्लैक सॉइल देखने को मिलता है, ठीक है। और ये कह सकते हैं ब्लैक सॉइल जो होता है इट्स अ मेड अप एक्सट्रीमली फाइन एंड क्लेई मटेरियल्स, ये क्लेई मटेरियल्स होता है, ठीक है। और इसकी जो मतलब एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट को आप मत मिस करना कि इसमें जो मॉइस्चरिंग होल्ड करने की कैपेसिटी होती है ना काफ़ी ज़्यादा होती है। मतलब ये मॉइस्चर को होल्ड करने के लिए काफ़ी अच्छा सॉइल माना जाता है, ठीक है। ये सॉइल की न्यूट्रिशंस काफ़ी अच्छी होती है। कैल्शियम कार्बोनेट इसमें पाया जाता है, मैग्नीशियम, पोटास, ये सब ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा होती है। अगर पुअरनेस की बात करें किस फर्टिलिटी यानी कौन सा न्यूट्रिशंस की कमी होता है इस सॉइल में, तो फास्फोरस की कमी होती है बच्चे, ठीक है। एक चीज़ और ध्यान रखेंगे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में कि ये सॉइल जो होता है स्टिकी होता है बच्चे, और ये मतलब काम करने में जैसे कि आपको शावर जो मतलब बारिश के महीने से पहले आपको काम कर लेना होगा। पानी अगर पड़ जाएगा तो इसमें आपको काम करने में प्रॉब्लम होता है। तो इस तरीके से चीज़ें को हम लोग देखा ब्लैक सॉइल में, ठीक है। नेक्स्ट रेड एंड येलो सॉइल के कैरेक्टरिस्टिक्स को देख लेते हैं बच्चे। जो सॉइल रेड होती है ना ये रेडिश कलर की होती है, और ये डिफ्यूजन ऑफ आयरन, क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक से ये बना होता है, मेटामॉर्फिक्स रॉक्स,
कह सकते हैं, ठीक है। रेड सॉइल जो होता है डेवलप ऑन क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स इन एरिया ऑफ लो रेनफॉल, यानी ये जो इग्नियस रॉक्स कह सकते हैं और जहाँ पर बारिश कम होती है वहाँ पर ये बनता है। येलो एंड रेड सॉइल आर ऑल्सो फाउंड इन, आपको देखने को मिलेगा उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, सदर्न पार्ट्स ऑफ द मिडिल गंगा प्लेन एरियाज में, पीडामोंट जोन में और वेस्टर्न घाट में, ये आप सबको देखने को मिलेगा बच्चे, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं लेटराइट सॉइल को, ठीक है। बच्चे लेटराइट सॉइल जो होता है ना, ये आपका हाई टेम्परेचर जोन एरिया में मिलता है और जहाँ पर हैवी रेनफॉल होती है ना वहाँ पर लेटराइट सॉइल देखने को मिलता है, ठीक है ना। इस सॉइल का और कैरेक्टरिस्टिक जैसे कि इट्स अ सस्टेनेबल फॉर कल्टीवेशन विथ एडिक्वेट डोजेज ऑफ मेजर एंड फर्टिलाइजर्स। इस सॉइल को अगर जनरली देखा जाए कि इंडिया में कहाँ किस एरिया में मिलता है तो कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, हिली एरियाज में, उड़ीसा, असम में भी ये देखने को मिलता है, ठीक है। तो आगे इसमें देखते हैं कुछ और भी चीज़ें। इस सॉइल में ज़्यादातर आप देखोगे मतलब आप ह्यूमस रिच इसमें ज़्यादा होती है, एवरग्रीन फॉरेस्ट है ना, यहाँ पर ये सारे टी और कॉफ़ी के लिए ये सॉइल लेटराइट सॉइल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बच्चे। अब हम बात करेंगे एरिड सॉइल का। कलर की अगर हम बात करें तो ये रेड ब्राउन कलर का होता है, ठीक है, और ये जनरली सैंडी टेक्सचर का होता है, स्लाइन नेचर में स्लाइन होता है, ठीक है। और इसमें मतलब कह सकते हैं कि सम एरिया डेट साल्ट कंटेंट वेरी हाई, कॉमन साल्ट इज ऑब्टेन इवापोरेटिंग द वाटर, यानी इसी सॉइल से हम लोग इवापोरेट करके, इसमें पानी जमा होता है, इवापोरेट करके हम लोग सैंड को निकालते हैं। क्लियर है। वेस्टर्न राजस्थान वगैरह में ये सॉइल ज़्यादातर एरिड सॉइल देखने को मिलता है आप, ठीक है। और इसमें आप देखोगे लैक ऑफ ह्यूमस और मॉइस्चर, यहाँ पर ह्यूमस और मॉइस्चर की कमी देखने को मिलेगा। उसके बाद हम बात करेंगे बच्चे फॉरेस्ट सॉइल। ये जो सॉइल हिली एंड माउंटेन एरिया में ज़्यादातर देखने को मिलेगा, है ना। टेक्सचर जो है वेरी करेगा अकॉर्डिंग टू माउंटेन इन्वायरमेंट, है ना, माउंटेन इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसका वेरी करता है। लूमी और सिल्टी इन वैली साइड्स, ये सारे देखने। इन द स्नो कवर्ड एरिया हिमालय दिस सॉइल एक्सपीरियंस denudations and the acidic with low humus content. The soil found in the lower part of the valley, आप देख सकते हैं। सॉइल इरोजन और सॉइल कंजर्वेशन की बात करें, सॉइल इरोजन का मतलब होता है सॉइल का कटाव, सॉइल का कमी होना, है ना। द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन एंड सॉइल इरोजन गो एंड साइमल्टेनियसली एंड जनरली देयर इज बैलेंस बिटवीन द टू। ये बहुत टाइम लगते हैं सॉइल को फॉर्म होने में, इसलिए इन्हें बचा कर रखना है। तो सॉइल इरोजन होते क्या है, कैसे हैं? ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से, जैसे डिफोरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, कंस्ट्रक्शन एंड माइनिंग, ये सारे सॉइल इरोजन का काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कुछ आपका देखोगे नेचुरल एक्टिविटी, जैसे रनिंग वाटर कट्स थ्रू द क्ले सॉइल मेक डीप चैनल, जैसे गिली कहते हैं, गिली इस टाइप का चीज़ों को आप देख सकते हो, ठीक है। कुछ आप देखोगे रैविन्स, जो घाट के बीच में चंबल बेसिन, है ना, इसके वजह से भी सॉइल इरोजन्स होते हैं। सीट इरोजन, इस तरीके का चीज़ों को सीट इरोजन्स कहते हैं। आप ये देखोगे जिसको विंड इरोजन, हवा से जो इधर राजस्थान एरिया में सैंडी सॉइल में ज़्यादातर देखने को मिलता है। अब सॉइल को बचाना कैसे, तो सॉइल 2-3 तरीके से बचाएंगे। कंटोर प्लॉइंग, कंटोर प्लॉइंग करके, है ना, जैसे ज़्यादातर ये कंटोर इस तरह से हम लोग प्लांट को लगाएंगे और हिली एरिया में, ये ज़्यादातर हिली एरियाज में लगाया जाता है, तो इस तरीके से हम कंजर्व कर सकते हैं सॉइल को। दूसरा हम बात करेंगे टेरेस कल्टीवेशन से भी हम सॉइल को इरोज मतलब बचा सकते हैं, सेव करते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं। वेस्टर्न एंड सेंट्रल हिमालय हैव वेल डेवलप्ड टेरेस फार्मिंग। स्ट्रिप क्रॉपिंग से भी हम क्या करते हैं, स्ट्रिप क्रॉपिंग, लाइक ये आप देख रहे हो स्ट्रिप क्रॉपिंग होगा। प्लांटिंग लाइक शेल्टर बेल्ट्स जो होता है, रो ऑफ सच ट्री आर कॉल्ड, एक रो में लगाना प्लांट को, उसको शेल्टर बेल्ट कहते हैं, ठीक है। इस तरीके का चीज़ें आपको देखने को मिलेगा बच्चे। अब आपके एग्जाम्स में इस टाइप का क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। कंसिक्वेंस ऑफ इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन डू नॉट रिस्पेक्ट नेशनल और स्टेट बाउंड्री, जस्टिफाई द स्टेटमेंट, ठीक है। तो आपका पॉल्यूशन ऑफ लैंड, वाटर, एयर, नॉइज रिजल्टिंग द डिग्रेडेशन, तो इस पॉल्यूशन की वजह से डिग्रेडेशन की समस्या उत्पन्न हो रही है। पॉल्यूशन ऑफ रिवर वाटर अफेक्ट ऑल मोस्ट ऑफ रिवर पास थ्रू डिफरेंट स्टेट, इस तरह की चीज़ों को आप लिख सकते हैं। एयर पॉल्यूशन काउज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ हाई प्रोपोर्शन ऑफ अनडिजायरेबल गैसेस। थर्मल पॉल्यूशन ऑफ रिवर वाटर अफेक्ट एंड एक्वेटिक लाइफ irrespective of state and national
बाउंड्री। तो ये सारी चीज़ें जो है, पॉल्यूशन आप लिख सकते हो, डिफॉरेस्टेशन लिख सकते हो, हाई पॉपुलेशन एरिया लिख सकते हो, लैंड डिग्रेडेशन का, माइनिंग लिख सकते हो, है ना, ग्रेजिंग लिख सकते हो। ये क्वेश्चन आप लोग करके दिखाओगे। डिस्क्राइब द नीड, एग्जाम्स में 100% पूछे जाएंगे। डिस्क्राइब द नीड ऑफ रिसोर्सेज ऑफ ह्यूमन सर्वाइवल, डिस्क्राइब द डिफरेंट स्टेप ऑफ रिसोर्सेज प्लानिंग, डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंट ऑफ जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज, डिस्क्राइब द 3 मेन फीचर ऑफ द ब्लैक सॉइल। आप ये सभी पॉइंट को याद कर लोगे बच्चों, और अच्छे से आप इसे कर लेना एग्जाम के पहले। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सारा नोट्स मैं आपको अवेलेबल करा दिया हूँ, आप पहले का वीडियो भी देख लेना। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं क्विक रिवीजन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखो, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग। चलो नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। जय हिंद बच्चों।